सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल तक हम लोगों मॉर्निंग ने ये सर। सीखा, हाँ गुड मॉर्निंग। तो कल तक हम लोग सीख रहे थे कि कॉस्ट कितने तरह के होते हैं और वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ था। तो लास्ट के हमारे कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ क्या सीख रहे थे हम लोग। कॉस्ट में हम पढ़ रहे थे कि 3 मेन एलिमेंट होते हैं। तो पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट लेबर एंड तीसरा एलिमेंट एक्सपेंसेस। तो जैसे मैं बोलूँ एडवर्टिजमेंट, तो किस में लेंगे? एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस उसको में। मटेरियल नहीं बोल सकते क्योंकि टेंजिबल और नॉन लिविंग नहीं है। उसको लेबर नहीं बोल सकते क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है। तो एडवर्टिजमेंट किस में जाएगा? एक्सपेंसेस में। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन किस में जाएगा? एक्सपेंसेस में ही जाएगा। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में ही जाएगा। पर मैं बोलूँ स्टाफ की सैलरी लेबर में आ जाएगा, डायरेक्टर की सैलरी लेबर में ही आएगा। ठीक है। फोरमैन सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी सब लेबर में जाएगा। इसके अलावा मैं बोलूँ पैकिंग मटेरियल मटेरियल में आएगा, लुब्रिकेंट्स मटेरियल में आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी। फिर हमने सीखा था कि ये मटेरियल 2 तरह के होंगे। तो एक होगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर 2 तरह के होंगे, एक होगा डायरेक्ट लेबर और दूसरा होगा इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होंगे, तो एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फ़र्क था कि अगर मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्ट है, और अगर एंसिलरी सर्विसेज दे रहा है तो इनडायरेक्ट है। जैसे मशीनरी का लुब्रिकेंट, तो उसको मैं ज़रूरी चीज़ तो नहीं बोल सकता कि ये ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सेकेंडरी पैकिंग, तो ये अगेन प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा, तो इनडायरेक्ट। पर मैं बोलूँ प्राइमरी पैकिंग, तो वो तो ज़रूरी लग रहा है। मैं बोलूँ कंपोनेंट्स तो ज़रूरी है, इंग्रेडिएंट्स तो ज़रूरी है, तो वो सब डायरेक्ट होंगे। लेबर में हमने सीखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब कि जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है वो जो परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। जैसे स्कूल है तो पढ़ाना काम है, कौन पढ़ाएगा? टीचर, तो वो डायरेक्ट लेबर है। बैंक है तो उसमें पैसा लेने देने का काम है, कौन करेगा? क्लर्क, कैशियर, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर है। फिर इसकी तरह से हमने बोला हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का काम है, तो डॉक्टर विल बी डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री है तो वर्कर्स ही तो बनाएंगे, तो फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट लेबर है। पर उसके अलावा गार्ड हो, क्लीनर हो, सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, सब इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। तो लास्ट डिस्कशन हम लोग का चल रहा था डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। तो ये मैं ऐसे बोल रहा था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, ये स्पेसिफिक नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना वो कॉमन नेचर के एक्सपेंस होते हैं। कॉमन नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, पर वो रेंट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो रेंट एक कॉमन प्रोडक्ट्स के लिए है। जैसे मान लो अगर आप 5 प्रोडक्ट बना रहे हो तो पांचों के लिए रेंट जा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा। पर जैसे मैं बोलूँ एडवर्टिजमेंट, तो आज आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में ऐड बहुत आ रहे हैं अभी आजकल, है ना? जैसे ही फेस्टिवल सीजन आ जाता है तो ऐड बहुत आते हैं। तो क्या लगता है वो ऐड जो है वो प्रोडक्ट के ऐड होते हैं या किसी कंपनी के ऐड होते हैं? कंपनी के ऐड होते हैं। हम मतलब हिंदुस्तान प्रोडक्ट यूनिवर लिमिटेड अपना ऐड कर रही है, या रिलायंस अपना ऐड प्रोडक्ट के कर रही होते है, हैं। या मारुति अपना का ऐड कर रही है। नहीं, वो अपने प्रोडक्ट का ऐड करते हैं। हाँ, अब वो ठीक है, बात सही है सर। कई ऐड सर ऐसे भी है जो कंपनी के हो रहे हैं सर, जैसे फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया, अमेजोन का ऐड आ गया, हाँ मारुति का ऐड आ गया, उसमें सारे ही कार दिखा दिए कि हर तरह के कार हम लोग बेचते हैं। एलजी कंपनी का ऐड आ गया, तो जितने भी टीवी फ्रिज जो भी बेचते हैं सबका ऐड उसमें है। तो नहीं, पर क्या वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड था? नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर स्पेसिफिक ऐड होगा तो हम बोलेंगे डायरेक्ट है कि सर ये तो इसी प्रोडक्ट का ऐड है।
पर अगर हमको लगे नहीं तो हर प्रोडक्ट का ही है सर, कॉमन है, तो फिर वो किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट। नॉर्मली हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट को कॉमन ही मानेंगे, और कॉमन मानेंगे तो इनडायरेक्ट में ही लिया जाएगा उसको। फिर इसी तरह से मान लो मैं इतना 4 प्रोडक्ट बनाता हूँ फैक्ट्री में, उसमें से एक प्रोडक्ट के लिए मुझे स्पेशल मशीन चाहिए, कोई स्पेशल टूल चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसको खरीदने की जगह इसको किराए पे ले लेता हूँ, तो हायर चार्जेस लग जाएंगे। तो वो हायर चार्जेस जो है वो चारों प्रोडक्ट का थोड़ी मानेंगे, वो उस प्रोडक्ट का मानेंगे जिस प्रोडक्ट के लिए वो मशीन लाई गई है, तो फिर वो भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे रॉयल्टी चार्जेस बोल दे। रॉयल्टी क्या होता है, व्हाट इज रॉयल्टी? हाँ, किसी का इंटेंजिबल एसेट, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, कुछ भी हो, अगर मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर उस केस में हमको बदले में देनी पड़ती है रॉयल्टी। तो अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें कोई स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी ने पेटेंट ऑलरेडी करवा रखा है, तो मैं उसको रॉयल्टी दूंगा और वो काम मैं भी करूँगा, तो फिर वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। समझ में रहे हो? कंसल्टेंसी चार्जेस ले लिया, ठीक है, मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने किसी इंजीनियर को बुला लिया और उसको मैंने कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर दिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। पर लग रहा नहीं सर ये तो कंसल्टेंसी सबके लिए ली जा रही है, तो फिर कॉमन में डाल देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल देना। तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, डेप्रिसिएशन, ये सब नॉर्मली कॉमन माने जाते हैं और कॉमन है तो इनडायरेक्ट में जाते हैं। पर रॉयल्टी चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, हायर चार्जेस, ये सब नॉर्मली स्पेसिफिक माने जाते हैं और ऐसे केस में उनको डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। इनडायरेक्ट, इंश्योरेंस विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट, क्योंकि इंश्योरेंस तो कॉमन होगा। किसका इंश्योरेंस बोल रहे हैं, एम्प्लॉय का थोड़ी बोल रहे हो, फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस कॉमन होगा और कॉमन होगा तो इनडायरेक्ट में लेंगे। पर मान लो मैंने कोई जॉब वर्क करवाया, जॉब वर्क मतलब होता है दूसरों से कुछ काम करवा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवाइस कंपनी है या बीइंग ह्यूमन कंपनी है या मान लो अपन बोले पेपे कंपनी है जो कपड़े बेचती है, तो ये लोग खुद थोड़ी बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दूसरों से बनवा रहे हैं। अपने इंडिया में ही जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ है उनसे बनवाते हैं, उसमें अपना ब्रांड चिपका देते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके अपने नाम से बेच देते हैं। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है लेवाइस, ठीक है। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है, तो सलमान खान थोड़ी खुद बना रहा है, वो दूसरों से बनवा रहा है, बस खाली उसमें बीइंग ह्यूमन का ब्रांड लगवा दे रहा है, ठीक है ना। जैसे एप्पल कल बताया था, एप्पल खुद थोड़ी फ़ोन बना रहा है, एप्पल तो दूसरों से चीज़ें ले रहा है, बस उसको असेंबल कर रहा है। तो ऐसे ही ये लोग भी कर रहे हैं, तो ये जॉब वर्क करवाते हैं, दूसरों से काम करवा लेते हैं और उसमें फिर खुद के ब्रांड के नाम से बेच देते हैं। तो ऐसे जॉब वर्क चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, वो लेबर में नहीं आएगा। सैलरी थोड़ी दे रहे हैं उनको कि अपन बोले कि सैलरी दे रहे हैं लेबर कॉस्ट में ले लो, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही काउंट किया जाता है। सबको क्लियर? ठीक है। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर में डेप्रिसिएशन लेकिन गलती से लिखवा दिया होगा फिर तो नहीं, इनडायरेक्ट लेबर में एग्जाम्पल सारे ही गलत हो गए एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, डेप्रिसिएशन सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना था, वो इनडायरेक्ट लेबर में है। कल करेक्शन कर लो, इनडायरेक्ट लेबर में शायद इलेक्ट्रिसिटी, पावर और डेप्रिसिएशन आ गया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, उसने ध्यान दिया। आपका नाम? मीनल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, डेप्रिसिएशन लिखवाया शायद इनडायरेक्ट लेबर में कल, वो काट देना ना, इनडायरेक्ट लेबर नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे। चलिए, मीनिंग समझ में आ गया। स्पेसिफिक है तो डायरेक्ट है और कॉमन है तो इनडायरेक्ट है। तो अब मैंने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। कल मैंने ये बताया था इसके आगे कि ये जो डायरेक्ट वाले हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, या तो ये अलग अलग नाम से क्वेश्चन दे देता है और या फिर वो इनको क्यूमुलेटिवली
प्राइम कॉस्ट के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, प्राइम वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे प्राइमरी कॉस्ट है। हमने क्या बोला, ये ज़रूरी है, डायरेक्ट लेबर ज़रूरी है, डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक है तो ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी है उनको प्राइमरी बोला जाता है, और इसलिए इनके टोटल को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, शॉर्ट में प्राइमरी कॉस्ट बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये तो मेन कॉस्ट है, कोई भी चीज़ बनाओगे तो सबसे पहले यही लगेगा। तो जैसे आपको याद हो इंटर में कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पहले ये 3 आइटम ही तो लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्यों, क्योंकि यही सबसे पहले लगते हैं, और फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ें और लगती रहती है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्हीं को हम लोग फिर बोलने लग जाते हैं ओवरहेड्स, कि ये तो एंसिलरी चीज़ें हैं, सपोर्ट वाले खर्चे हैं, तो इनको अलग अलग नाम से क्या लिखना, तो हम लोग इनको एक ही नाम से बोल देते हैं ओवरहेड्स, मिसलेनियस बेसिकली। और फिर ये जो ओवरहेड्स है ये 3 पार्ट में और क्लासिफाई हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड 3 तरह के क्वेश्चंस में आपको दिए हुए होते हैं। तो बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड किसको बोलूँगा, जो फैक्ट्री में लग रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो ऑफिस में लग रहा हो, और सेलिंग ओवरहेड जो बेचने के लिए लग रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लग रहा हो। तो मुझे एग्जांपल दे सकते हो कोई इनडायरेक्ट मटेरियल का जो प्रोडक्शन में काम आए, लुब्रिकेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग नहीं आएगा सर, सेकेंडरी पैकिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा ना, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। मशीन नहीं, आप सुने नहीं ध्यान से, मैंने बोला कोई इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो जो फैक्ट्री में लग रहा हो, तो डेप्रिसिएशन को मटेरियल थोड़ी बोलोगे, नहीं सर। ठीक है ना। हाँ, फिर इनडायरेक्ट लेबर बताओ, इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में लगता हो, फैक्ट्री गार्ड सैलरी, फोरमैन सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएगा। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन में लग रहा हो, तो अब आप डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बोल सकते हो, फैक्ट्री का रेंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ऐसे खर्चे मिल जाएंगे। अच्छा, अब बताओ कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए और ऑफिस में लग रहा हो, स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी बोला था, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट लेबर जो ऑफिस में हो, मैनेजर की सैलरी, पियोन की सैलरी तो नहीं बोलेगा क्वेश्चन, पर ठीक है, ऑफिस स्टाफ सैलरी, मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर सैलरी, ये सब किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताओ जो ऑफिस में लगे, ऑफिस रेंट, जैसे फैक्ट्री रेंट होता है वैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डेप्रिसिएशन, हाँ क्या है, ऑफिस बिल्डिंग का हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, उन पे भी डेप्रिसिएशन, ठीक है, स्नैक्स की कॉस्ट, ये रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट, हाँ, पेटी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। एंड फिर अब सेलिंग ओवरहेड, तो बताओ इनडायरेक्ट मटेरियल जो सेलिंग में काम आएगा, तो सेकेंडरी पैकिंग, इनडायरेक्ट लेबर जो सेलिंग में काम आएगा, सेल्समैन का रेम्यूनरेशन, कमीशन दो चाहे सैलरी दो, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट ही है, और इनडायरेक्ट है तो सेलिंग ओवरहेड, ड्राइवर सैलरी। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो बेचने में लग रहा हो, एडवर्टीजमेंट, सेल्स ऑफिस रेंट, सेल्स ऑफिस इंश्योरेंस, व्हीकल चार्जेस, व्हीकल इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, ठीक है। तो लिख लो अब इन सबको। तो बस ये क्लासिफिकेशन आप लोग को थोड़ा समझ में आने लग गया है, और यही हमारे कॉस्टिंग का बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल
इनडायरेक्ट एक्सपेंस तक लिखवा दिया था मैंने, एग्जाम्पल लिखवा दिया था क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का? तो एग्जाम्पल के बाद लिखिए ऑल इनडायरेक्ट मटीरियल कॉमा इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, all indirect material comma indirect labor and indirect expenses are cumulatively known as overheads, are cumulatively known as overheads, are cumulatively known as overheads, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए overheads are of three types, overheads are of three types. First, overheads are of three types. First, production overhead, production overhead, production overhead डैश लगा के लिखिए इट रेफर्स टू द ओवरहेड, it refers to the overhead which are incurred in the factory, it refers to the overhead which are incurred in the factory. Example, example factory rent, example factory rent comma factory insurance, factory insurance comma depreciation on machine, depreciation on machine comma supervisor salary, supervisor salary comma machinery lubricants, machinery lubricants etc. फिर नेक्स्ट लिखिए बी सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो उसमें लिखिए इट रेफर्स टू द ओवरहेड्स, it refers to the overheads which are incurred in the office, it refers to the overheads which are incurred in the office. Example, example office, office rent, office rent comma staff salary, office rent comma staff salary comma depreciation on office equipments, depreciation on office equipments etc. और फिर लिखिए थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, selling and distribution overheads, selling and distribution overheads में लिखिए it refers to the overheads it refers to the overheads which are incurred in the marketing, which are incurred in the marketing and delivery. It refers to the overheads which are incurred in the marketing and delivery of the product or service, which are incurred in the marketing and delivery of product or service. Example, depreciation on vehicles. सर ऑफ प्रोडक्ट की बात बोलना, प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस, भाई प्रोडक्शन का भी एडवर्टीजमेंट होता है, सर्विस का भी एडवर्टीजमेंट होता है. तो डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल्स कॉमा एडवर्टीजमेंट
depreciation on vehicles, comma, advertisement, comma, salesman remuneration, comma, secondary packing, etc. तो फाइनली ये हमारा टॉपिक ओवर होता है कि ओवरहेड एलिमेंट वाइज कैसे क्लासीफाई होता है। तो अगर अब हमसे फाइनली पूछा जाए सर कितने एलिमेंट हुए कॉस्ट के, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 एलिमेंट हुए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। फिर ओवरहेड के कितने एलिमेंट है? 3, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्यों पढ़ाया जाता था आप लोग को कि इतने तरह के ओवरहेड्स एंड ऑल होते हैं? तो उसका रीज़न है कॉस्ट शीट। आप लोग को पढ़ाया जाता था एक कॉस्ट शीट जो अभी भी हमारे काम आएगा। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, इन केस कोई भूल गया हो तो वो हमेशा इस फॉर्मेट को देख के रिकॉल कर सकता है। तो कॉस्ट शीट में पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, लिखते जाइए। तो सबसे पहले आता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला एलिमेंट होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मटेरियल स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। तो सर कंज्यूम्ड क्यों लेते हैं, परचेज क्यों नहीं लेते? वो रीज़न मैंने आपको फर्स्ट डे ही समझा दिया कि कॉस्ट मानते ही उसको है जो यूज़ हो गया हो, जो इनकर हो गया हो। फिर प्लस करेंगे इसमें डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस पेड या आउटस्टैंडिंग? इनकर्ड, यानी पेड plus प्लस outstanding minus माइनस प्रीपेड। रीज़न वही इनकर होना चाहिए, जितना यूज़ हुआ उतना पेमेंट होना, उतना वेजेस यहाँ पर लेना है। और फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इससे आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी आप बोलते हो। तो इससे आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट वर्क, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और फिर इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। करेक्ट, ओपनिंग WIP स्टॉक, ओपनिंग WIP स्टॉक। और माइनस होता है क्लोजिंग WIP स्टॉक। तो इससे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट को भी फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं हम लोग जब WIP नहीं होता है। अगर WIP है तो फिर ये ग्रॉस कहलाएगा और ये फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट में फिर ऐड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो होते हैं, एक जनरल और एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
जनरल का मतलब होता है जैसे ऑडिट फीस, तो उसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना ही नहीं है, वो बाद में ऐड होता है फिर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन के बाद Cost of हमारा production. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्वेश्चन कई बार And बोलते हैं, opening. हाँ क्वेश्चन कई बार बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, तो फिर वहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ तक सारा ऐड कर देना, और फिर प्लस करेंगे ओपनिंग, Stock of finished good. ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग, Closing. माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ Good sold. गुड्स सोल्ड आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर इसमें ऐड करते हैं हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो उससे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, तो फाइनली क्या आ जाती है, सेल्स। तो कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं हम लोग, तो रीज़न है सेल्स निकालने के लिए। तो कभी भी आपको क्वेश्चन बोले कि सेल्स बताओ या सेलिंग प्राइस बताओ, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। सेल्स निकालने का फॉर्मेट है ये। सीक्वेंस समझते हो सब आप लोग, या बताऊं मैं कि इसी ऑर्डर में क्यों चलता है। पहले प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ही क्यों ऐड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ऐड हो गया। सीक्वेंस ही यही है, पहले फैक्ट्री में बनेगा, फिर ऑफिस में जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। तो इसलिए सेलिंग ओवरहेड तो लास्ट में ही आएगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बीच में ही आएगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है। तो तीन ओवरहेड बनाए इसीलिए क्योंकि तीनों का स्टेज अलग अलग है, तीनों अलग अलग टाइम पे इनकर होते हैं। सबको क्लियर। चलो, अगर मुझे सेल्स पूछा जाए तब तो मैं ये फॉर्मेट फॉलो कर लूँगा, पर अगर मुझे प्रॉफिट पूछा जाए तो, हाँ, तो प्रॉफिट नॉर्मली हम लोग इस अप्रोच से नहीं निकालते हैं। प्रॉफिट हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालते हैं। तो बनाइए एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, फिर कॉस्ट शीट भी बनानी है क्या? अरे बनाई नहीं क्या आपने अभी तक, तो फिर क्या कर रहे हैं। अब एक काम करो, फोटो खींच लो, बाद में कॉपी कर लेना, पूरा एक साथ कर देता हूँ। इतना बड़ा फॉर्मेट बनाया मैंने तो लिखने के लिए तो बनाया था। फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। यस सर, डन। हाँ, तो मैं बनवा रहा था आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में मैं बोल रहा था कि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं।
तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, तो उसमें सबसे पहले लिखोगे आप सेल्स, सेल्स, और उसमें माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। अब ये मत बोलना कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता क्या होता है, अब तो सिखा दिया है ना। तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कॉस्टिंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते हैं, वो अकाउंट्स में निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर अप्रोच है कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो उससे आ जाता है प्रॉफिट, या मैं ऐसे लिखूँ, उसको हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं EBIT। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स। और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगा EBT। और माइनस करते हैं टैक्स, तो आ जाएगा EAT। नहीं ठीक है, FM नहीं पढ़ रहा है कि डिविडेंड भी दे दूं। ठीक है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट चल रही है, तो एज पर कॉस्टिंग वैसे तो EBIT पे ही ख़त्म हो जाता है। इस EBIT को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। EBIT इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और EAT को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसलिए अपना लास्ट काम होता है नेट प्रॉफिट तक निकालना, उसके आगे का नहीं निकालते हम लोग। ठीक है, समझ में आई बात ये? तो अगर कभी सेल्स पूछे तो कॉस्ट शीट से निकालोगे, और अगर कभी प्रॉफिट पूछे तो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट लगाओगे। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का बेसिक ओवर होता है ना। अब हमारा बेसिक में कुछ भी नहीं बचा है, बस एक छोटी सी चीज़ और बतानी है। हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं? कॉस्ट निकालने के लिए। क्या हम लोग इस सब्जेक्ट में सिर्फ कॉस्ट निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, प्रॉफिट निकालने के लिए पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। एक बोल रहे कॉस्ट, एक बोल रहे प्राइस, एक बोल रहे प्रॉफिट। क्यों एक्चुअल नहीं निकाल सकता? एस्टिमेटेड ही क्यों? आपने वो पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो उसमें तो एस्टिमेटेड भी होता है, एक्चुअल भी होता है, दोनों होता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू, वैल्यू मतलब हाँ, कॉस्ट तो मतलब अमाउंट तो है ही, वो तो मैं फर्स्ट डे ही बोल चुका हूँ कि मनी में तो मेजर करना ही है, वरना तो होएगा ही नहीं है सब्जेक्ट। बहुत ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली बहुत है। तो ये तीन तो है ही जो आप बोल रहे हो कि कॉस्ट निकालना, प्राइस निकालना, प्रॉफिट निकालना, उसका मैंने फॉर्मेट वगैरह सब समझा दिया। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को बचाना भी है। हाँ, कॉस्ट को बचाना भी सिखाता है ये सब्जेक्ट। ये नहीं सिखाता बस कि कैसे निकाले, ये भी सिखाएगा कॉस्ट को कैसे बचाए, जिसको आप लोग कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन बोलते थे। और पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव होता है, 5 बोल रहा हूँ मैं टोटल। पहला हो गया कॉस्ट निकालना, दूसरा हो गया प्रॉफिट निकालना, तीसरा हो गया प्राइस निकालना, चौथा हो गया कॉस्ट को बचाना। तो जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डिसीजन मेकिंग करना, डिसाइड करना चीज़ों में कि ये करना भी है या नहीं करना है। तो हमारे क्वेश्चन जनरली ये 5 तरह के ही बनते हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, इन 5 के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी। या तो कॉस्ट, या प्राइस, या प्रॉफिट, या कॉस्ट कैसे बचाए, और या फिर डिसाइड करो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख लो ये बात भी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उसमें लिखिए फर्स्ट, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, वो प्रोडक्ट का भी पूछ सकते हैं, वो प्रोसेस का भी पूछ सकते हैं, वो जॉब के लिए भी बोल सकते हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, वो कोई कस्टमर भी बोल सकते हैं। कस्टमर की भी कॉस्टिंग होती है ना, कि इस कस्टमर में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो ऐसे किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख लो, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट में और प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क होता है। जब प्रॉफिट बोलते हैं ना तो वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और जब हम किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकालते हैं तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसे मैं इंडिविजुअल कस्टमर का भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। मेरे 3 तरह के कस्टमर है, मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, मेडिसिन वगैरह बनाने का काम है, तो उसके 3 तरह के कस्टमर हो सकते हैं। एक हो सकता है लार्ज चेन स्टोर, लार्ज चेन स्टोर मतलब जो पूरे ऑल इंडिया में चेन स्टोर चला रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो फार्मेसी, ठीक है। दूसरा हो सकता है बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे डी मार्ट वगैरह हो गए, तो यहाँ भी आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और तीसरा होता है स्मॉल फार्मेसीज़, जो छोटे छोटे मेडिकल शॉप्स होते हैं। तो कंपनी तो ये पूछ सकती है ना कि बिग चेन स्टोर को बेचूँ तो कितना प्रॉफिट, और स्मॉल चेन स्टोर है तो उनमें कितना प्रॉफिट, और अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है तो उनको बेचने में कितना प्रॉफिट, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। और फोर्थ लिखिए कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। और लास्ट लिखिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये सब्जेक्ट हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए भी सीख रहे हैं। तो मैंने आपको एक चैप्टर भी बताया था, सिलेबस जब लिखवाया था, कि हम लोग के डिसीजन मेकिंग भी कोर्स में है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपके साथ अपना एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, जो आज से हमको सीखना है। तो चैप्टर का नाम है लर्निंग कर्व थ्योरी, लर्निंग कर्व थ्योरी। वैसे तो ये एज पर सिलेबस क्यूटी में है, ये जो 40% वेटेज है ना हम लोग का कोर्स का, उसमें है ये, पर है ये कॉस्टिंग का चैप्टर, पर पता नहीं इसको क्यूटी में क्यों डाल रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो इसको एज अ कॉस्टिंग चैप्टर मानते हुए ही पढ़ाने वाला हूँ। था ही आप लोग के इंटर में, एफएम के अंदर था, अच्छा, मतलब कहीं भी डाल दो बस। तो लर्निंग कर्व थ्योरी, हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पार्ट में था। तो लर्निंग कर्व थ्योरी क्या होता है वो सुनिए आप थोड़ा। जैसे मुझसे आप लोग पूछो कि सर ये कॉस्टिंग का कोर्स आप पढ़ा रहे हो, तो इसको पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बोला कि अराउंड स्टूडेंट्स 150 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 150 घंटे। अब वो किसी भी तरह से मैनेज हो, अगर छुट्टियां कम हो तो जल्दी हो जाता है, छुट्टियां ज़्यादा हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है।
अगर मैं 2-2 घंटे पढ़ाऊँ दिन में तो और जल्दी हो जाएगा, अगर मैं 1 घंटे पढ़ाऊँगा तो धीरे धीरे होएगा। टोटल 150 आवर्स का ये कोर्स रहता है आपका। तो मतलब अगर मैं कॉस्टिंग का सिलेबस आपको फर्स्ट टाइम कराऊंगा तो उसमें मैं 150 घंटे लगाऊंगा। तो मुझे बताओ 150 घंटे लगेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होता है जब, तो क्या उसमें आपके ब्रेक आता है? वो तो लगातार होता है। मतलब पूरे 24 घंटे भी नहीं मिलेंगे आपको कॉस्टिंग का कोर्स रिवाइज करने में। ठीक है, अराउंड मान लेते हैं अपन 12-13 घंटे ही पढ़ पाओगे आप। टेनर्स मान लो। अच्छा ठीक है, 10 घंटे मान लेता हूँ। सोचो 10 घंटे में आपको वो कोर्स रिवाइज करके जानना है जो मैं आपको 150 घंटे में पढ़ाऊँगा। कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो क्या है, कोर्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो 150 घंटे लगा, तो क्या है, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँगा पहली बार तो ऑब्वियसली मैं तो आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आपको चीज़ें समझाऊँगा, आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम भी आएंगी, वो भी डिस्कस होंगे। ठीक है, तो मतलब होमवर्क के लिए डांटेंगे भी आपको, तो उनमें भी टाइम वेस्ट होगा। 150 घंटे वो सब मिला के है। तो वो पहली बार हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये मत सोचो 150 घंटे ले रहे सर, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। चाहिए इतना टाइम, तभी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। पर क्या है, जब दूसरी बार यही वापस करोगे ना, जैसे सेल्फ स्टडी करोगे, तो जब आप दूसरी बार इस कोर्स को पढ़ोगे ना तो 150 घंटे नहीं लगेगा। ये कंफर्म है, आपका टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि तब आपका ये 100 आवर्स में ही हो जाए कि सर हम लोग 10 दिन लगाए और 10-10 घंटे पढ़े तो हमारा तो कोर्स हो गया। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड टाइम में 100 आवर्स में हो जाएगा। पर वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार अच्छे से पढ़ा था। अगर पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर उस केस में दूसरी बार में और टाइम लगेगा। तो अगर पहली बार ही अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ ले, सीरियसली पढ़ ले, तो दूसरी बार चीज़ें याद आएंगी कि हाँ सर ने ये बताया था, और फिर वो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। तो 100 घंटे में ही हो जाएगा। फिर आपको थर्ड टाइम फिर से रिवाइज करना है, तीसरी बार फिर पढ़ना है। सर कितनी बार करने बोल रहे हो आप? 5 बार तो कम से कम करना, मिनिमम 5 टाइम्स। अगर 60 मार्क्स से ऊपर लाना चाहते हो कॉस्टिंग में तो कम से कम 5 बार जरूर रिवाइज करके जाना। नहीं करोगे उतने मार्क्स कम करते जाना। ठीक है ना? तो थर्ड टाइम अगर रिवाइज करेंगे तो मान लीजिए उसमें अब हमारे 60 आवर्स ही लग रहे हैं। सर अब कम क्यों हो गया? क्योंकि जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे ना तो आप चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलोगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान नहीं रखनी है, ये तो कभी भी आ जाए, मैं तो रात को भी उठा के पूछ लो तो भी सॉल्व कर दूंगा, पर ये क्वेश्चन तो जगा के कितना ही जगा लो तो भी नहीं होगा। तो ऐसे मार्किंग करके रखनी पड़ेगी, तब उसका हेल्प मिलेगा आपको थर्ड टाइम कि अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने बैठूंगा, अब मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा जो हार्ड है, जो इजी है उनको दोबारा क्यों करूं। वो थर्ड टाइम की स्ट्रेटेजी होगी, तब 60 आवर्स में हो जाएगा। फिर उस टाइम और मार्किंग होएगी कि अच्छा अब तो ये जो पहले नहीं आता था वो अब मुझे आने लग गया है। तो जब आप चौथी बार पढ़ोगे, फोर्थ टाइम पढ़ोगे, तो शायद आपका ये 35 आवर्स में ही हो जाए, डिपेंडिंग, हर स्टूडेंट का अलग अलग स्पीड होता है। तो मान लो 35 घंटे में ही हो जाए। तब जाके 5वीं बार जब एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करोगे ना तो वो 10 घंटे में हो पाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपकी पढ़ने की होनी ही चाहिए। और ये सिर्फ कॉस्टिंग में नहीं, कोशिश करो सब सब्जेक्ट में यही लगाओ, तभी वो आप लोग को जल्दी जल्दी याद होंगे चीज़ें और एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज हो पाएगा। जो चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज नहीं हो पाती ना, फिर वो एग्ज़ाम में स्ट्राइक भी नहीं करता है कि अच्छा ये पढ़ा भी था क्या।
तो उस टाइम ज़रूरी है कि वो सारा चीज़ रिवाइज हो और उस 10 घंटे के अंदर ही हो जाए। तो उसके लिए नंबर ऑफ रिवीजन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, हम लोग बुक्स कौन से रेफ़र करेंगे भाई, हम पढ़ेंगे कहाँ से सर? तो देखिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो जो आपका नया स्टडी मटेरियल आएगा वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप मान के चलिए मोस्ट ऑफ द पेपर आपके स्टडी मटेरियल से एज इट इज़ उठ के आएगा, क्योंकि न्यू है। न्यू में क्या होता है, स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो नए क्वेश्चंस हैं। दूसरा, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, मतलब मैं भी एक बुक दूंगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग वो भी करेंगे। और तीसरा, स्कैनर, जो चैप्टर पहले भी थे और अभी भी हैं उनको हम लोग स्कैनर से भी कवर किया करेंगे। तो ये 3 नोट्स हम लोग को रेफ़र करना है, पर सोचो 10 घंटे में वो सारी चीज़ें ही कवर करके चलनी है, तो इसलिए रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको आपका चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ। लर्निंग कर्व थ्योरी चैप्टर का मतलब ही यही है कि जितनी बार जिस चीज़ को करते हैं ना, टाइम उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ना एक यूनिट को बनाने में 20 आवर्स लगते हैं। मान लो एक घंटे में एक यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो मुझे बताओ 5 यूनिट बनाए तो कितना लगेगा? 100 घंटे लगेंगे? यही तो गलत बोल रहा हूँ। फिर आपने लर्निंग कर्व थ्योरी लगाई कहाँ? आप खुद ही बोल रहे हो कि पहला बनाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा सर, दूसरा बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तीसरा बनाएंगे तो और कम लगेगा, चौथा बनाएंगे तो और कम लगेगा, तो आप बोल रहे हो 5 यूनिट बनाने में 100 घंटे ही लगेंगे। यही हमने आज तक पढ़ा था, ठीक है। जो नॉर्मल कॉस्टिंग हमको सिखाई जाती थी वो यही बोलता था कि 1 यूनिट बनाने में 20 लगेंगे तो 5 यूनिट बनाने में 100 घंटे लगेंगे। पर मैं इसी को बदलना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ा के, कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब लेबर है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है सीखने की, लर्न करने की। लर्न का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो आप लोग लर्न करते हो थ्योरी, लर्न का मतलब है यहाँ पर सीखना, स्किल्स को गेन करना। तो नया होगा टाइम ज़्यादा लेगा, पर जब धीरे धीरे सीखता जाएगा तो फिर अगली बार क्यों टाइम ज़्यादा लेगा, अगली बार टाइम कम लेगा। जैसे आप लोग CMA बन जाओगे जब, तो फिर आप जॉब में जाओगे, तो आपको थोड़ी आता होगा कंपनी का काम की कंपनी क्या करती है, तो पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तब आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होगे, और जब 6 महीने हो जाएंगे आपके पूरे, कि अब तो सिखा दिया, तो अब आपकी स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी होती है। मशीन में ऐसा फीचर नहीं होता है। मशीन तो आपका अगर 1 यूनिट बनाने में 20 घंटे ले रही है तो 5 यूनिट बनाने में 100 घंटे ही लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, तो उसमें टाइमर्स होते हैं कि ये क्लॉथ है तो इतना टाइम में फिक्स वॉश हो जाएगा, ये वाला क्लॉथ है तो इतने टाइम में वॉश होगा। भाई गर्म कपड़े हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 40 मिनट लगेगा, नॉर्मल है डेली के हैं 10 मिनट में ही हो जाएगा। पर वो 10 का मतलब है आज भी 10, कल भी 10, परसों भी 10, हर दिन 10 मिनट ही लगेगा। मशीन लेबर से फास्ट काम करती है, ये बात सच है, पर ये भी सच है कि उसका टाइम डेली हमेशा सेम ही रहेगा। लेबर स्टार्टिंग में तो धीरे काम करता है, पर फिर जब वो सीख जाता है तो उसके टाइम को मशीन भी मैच नहीं कर पाता है। समझ रहे हो क्या? ये हमारा चैप्टर बोलना चाह रहा है, लर्निंग कर्व थ्योरी। एज द लेबर स्टार्ट्स द प्रोडक्शन ही विल टेक सफिशिएंट टाइम, बट व्हेन ही रिपीट्स द प्रोडक्शन ही विल रिड्यूस द टाइम। तो 1 यूनिट को बनाने में अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो 5 को बनाने में अब 100 घंटे नहीं लगेंगे। अच्छा, ये फीचर मटेरियल में भी नहीं होता है। मटेरियल मैंने बोला टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम है, और टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम है तो उसमें थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा पहली बार ज़्यादा मटेरियल लगेगा, दूसरी बार कम मटेरियल लगेगा, तीसरी बार और कम लगेगा। सर अरे मटेरियल ही कम कर दोगे तो प्रोडक्ट ही तैयार नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? तो मटेरियल कम नहीं हो सकता, पर हाँ कुछ लोग बोलते हैं सर मटेरियल में वेस्टेज तो कम हो सकता है।
पहली बार लेबर ज़्यादा मतलब पहली बार बना रहा है तो ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है, दूसरी बार बना रहा है कम वेस्टेज कर रहा है, तीसरी बार बना रहा है और कम वेस्टेज हो रहा है, तो हाँ तब हम बोल सकते हैं कि मटेरियल में भी लर्निंग लग सकती है। पर नॉर्मली ये चैप्टर लेबर के ऊपर है। कौन सा लेबर? डायरेक्ट लेबर। ऑफिस स्टाफ की भी बात नहीं हो रही है, क्लीनर की भी बात नहीं हो रही है, फैक्ट्री वर्कर्स की बात हो रही है। तो अगर मान लो मैं बोलता कि मैं तो आज स्टूडेंट पहली बार कॉस्टिंग का कोर्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए पहली बार है, मैंने आज से पहले कभी CMA का कोर्स पढ़ाया ही नहीं है, तो क्या होगा, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे सिखाऊंगा। पर जब मैं दूसरा बैच लूँगा मेरा टाइम कम हो जाएगा, तीसरा बैच लूँगा और कम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी सीखता हूँ। आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी 10 बातें सीखता हूँ कि इसको मैं और छोटा कर सकता था और छोटा कर सकता था, तो और टाइम कम लग जाता है। समझ रहे हो क्या? पर इस लर्निंग की भी एक लिमिट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लर्निंग चलता ही रहेगा। जैसे आप बोलो अच्छा सर 5th टाइम में 10 घंटे में हो जाएगा, तो फिर तो सर 6 टाइम करेंगे तो टाइम ही नहीं लगेगा फिर तो। अब तो देखने की जरूरत ही नहीं है सर, अब तो रट गया। तो ऐसा भी नहीं होता। लर्निंग की भी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक सीख सकते हैं, उससे कम टाइम अब नहीं लग सकता। तो जैसे मैंने CMA के 10 बैच पढ़ा दिए होंगे स्टूडेंट्स, पर अब अगर आप बोलो सर आप 150 घंटे तो पहले लेते होगे, अब तो हमको जल्दी करा दो, 100 घंटे में करा दो, तो मैं बोलूँगा नहीं सर 150 घंटे मेरा लिमिट हो गया, अब मैं इससे जल्दी नहीं पढ़ा सकता। या तो फिर मैं खा जाऊँ टॉपिक कि ठीक है ये एक उड़ा दिया, ये एक इधर से उड़ा दिया, तो करा दूंगा, मेरे को क्या है। पर अगर मुझे पूरा पढ़ाना है तो मैं 150 घंटे से कम टाइम नहीं ले सकता, ये मेरी लिमिट हो गई है, अब आई कैन नॉट लर्न फर्दर। तो ऐसे लेबर में भी होता है, ये मत सोचना कि कभी 0 आवर्स में ही करने लग जाएगा। हो सकता है कि 5 घंटे अब अगर कम लग रहे हैं तो 5 घंटे से कम तो नहीं होगा। तो सर क्या हम लोग जो आज तक कॉस्टिंग पढ़ते थे क्या वो गलत था क्या? नहीं, वो इसी अजम्पशन पे बेस्ड था कि लेबर सीख चुका है, वो सीखा हुआ है, अब मतलब अब सिखा नहीं रहे उसको, वो सीखा हुआ है। और इसलिए अगर 5 घंटे बोल रहे तो 5 घंटे अब उसका मिनिमम टाइम हो गया कि इतना तो चाहिए ही। तो अब अगर मैं बोलूँ मिनिमम है ये 20 घंटे तो अब लगेंगे ही लगेंगे, तो फिर तो अब 5 बनाएगा तो 100 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो हम लोग जो दूसरी कॉस्टिंग पढ़ते थे वो सिखाता था कि लेबर सीखा हुआ है, ये पढ़ा रहे हैं आपको कि लेबर अब सीखेगा। तो सर पता कैसे चलेगा हमको क्वेश्चन में कि लेबर सीखा हुआ है या सीखेगा? तो वो कुछ हिंट्स देते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नया प्रोडक्ट है, पहले ये बनाते ही नहीं थे, तो नया प्रोडक्ट है तो लेबर के लिए भी तो नया हो गया, तो वो सीखेगा। या हम बोले कि हमने नई फैक्ट्री खोली है, इस फैक्ट्री में लेबर पहले काम ही नहीं करता था, हमने नई फैक्ट्री खोली है, नई फैक्ट्री खोली है तो लेबर नए आएंगे तो उनको सीखने में टाइम लगेगा, उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने में उनको टाइम लगेगा, तो अगेन लेबर सीखेगा यहाँ पर। या वो बोल दे कि फैक्ट्री भी पुरानी है, प्रोडक्ट भी पुराना है, पर वर्कर ही नया है। जैसे आप लोग जाओगे जॉब करने तो कंपनी तो पहले से ही चल रही होगी, प्रोडक्ट भी उनके पहले से ही चल रहे होंगे, पर आप तो नए हो ना, तो आपको तो सिखाना पड़ेगा ना। तो न्यू वर्कर बोल दे, न्यू फैक्ट्री बोल दे, न्यू प्रोडक्ट बोल दे, इन तीनों केस में हमको लर्निंग लगानी पड़ेगी। तो जब आप नॉर्मली क्वेश्चंस करते थे तो उनमें ये बात नहीं लिखी हुई होती थी, इसलिए हम लोग लर्निंग लगाते भी नहीं थे। ठीक है, लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिए। when a labor produces any product, कौन सा लेबर यहां पर बोल रहे हैं? डायरेक्ट लेबर है ना। तो when a labor produces any product for the first time, when a labor produces any product for the first time, comma he may take sufficient time, he may take sufficient time
to produce the product. When a laborer produces any product for the first time, he may take sufficient time to produce the product. Full stop. He may take sufficient time to produce the product. Full stop. However, when he repeats the production, however, when he repeats the production, when he repeats the production the second time, the time taken starts reducing. The time taken starts reducing. Full stop. This is due to the फिर से रिपीट कर रहा हूँ. However, when the labor repeats the production for the second time, the time taken starts reducing. Full stop. This is due to the experience. This is due to the experience and knowledge. This is due to the experience and knowledge gained by the worker. This is due to the experience and knowledge gained by the worker from his past production. This is due to the knowledge and experience gained by the worker from his past production. Full stop. This is called learning curve theory. This is called learning curve theory. This is called learning curve theory. फिर पैराग्राफ चेंज करके this theory applies till the labor learning stabilizes. This theory applies till the learning stabilizes. ये थ्योरी कब तक चलेगी? जब तक स्टेबलाइजेशन पॉइंट नहीं आ जाता कि इससे कम, इससे नीचे अब और नहीं सीखेगा. तो वो क्वेश्चन, हाँ बोलो. Learning till the learning stabilizes. This theory applies till learning stabilizes. Stabilize होना मतलब कि अब फिक्स हो गया है, अब इससे कम टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इस यूनिट के बाद वो नहीं सीखेगा, पर अगर वो नहीं बोले कि कब तक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आएगा तो आप चलाते रहना है इसको. ठीक है, 5, 6, 7, 8, 100, 200 जहाँ तक चले चलाते रहना. चलो आगे लिखो. नेक्स्ट लाइन में मतलब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी अप्लाइज ओनली टू, this theory applies only to, this theory applies only to new labor, only to new labor, comma new factory, only to new labor, comma new factory, comma new worker, new labor हो गया, sorry, new product. This theory applies only to new labor, new factory and new product. New product. Second point, this theory does not apply. This theory does not apply on machine and material. This theory does not apply on machine एंड मटीरियल. मशीन का टाइम नहीं कम हो सकता, लेबर का टाइम कम हो सकता है. और थर्ड लिखो,
this theory also applies to labor related overheads. This theory also applies to labor related overheads. इसका क्या मतलब है? लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स. ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों हो सकते हैं. तो अगर मान लो क्वेश्चन बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर या फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, किसके आर? लेबर के आर. तो अगर लेबर का टाइम कम होगा तो ओवरहेड भी कम हो जाएगा. पर अगर बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो पर यूनिट बोले तो फिर उस पर अब चेंज नहीं आएगा. तो लेबर रिलेटेड ओवरहेड मतलब जो लेबर के आवर्स पे डिपेंड कर रहे हो वो ओवरहेड्स में भी चेंज आएगा. ठीक है, नहीं आया समझ में? जैसे मान लो, जैसे मैं बोलूँ जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरा लेबर फर्स्ट यूनिट क्या हो रहा है? तो मेरा लेबर अगर फर्स्ट यूनिट बना रहा है ना, तो उसमें मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स. अच्छा, सेकेंड यूनिट बनाए तो उसमें टाइम लग रहा है 8 आवर्स. ठीक है, मुझे क्वेश्चन ने बोला कि वेज रेट पर आवर है 50 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है 10 रुपये. तो अब मैं बोल रहा हूँ पहले यूनिट की कॉस्ट बताओ. तो क्या बोलोगे? 10 आवर्स इंटू 50 रुपीज़, तो 500 रुपये का तो लेबर हो गया. और 10 आवर्स इंटू 10 तो 100 रुपये का लेबर हो गया. 600 रुपये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई. अब मैं बोल रहा हूँ सेकेंड यूनिट का निकालो. तो सेकेंड यूनिट 8 आवर्स लग रहा है, तो 8 इंटू 50 400 और 8 इंटू 10, तो लेबर की कॉस्ट भी कम कर दी ना आपने. हाँ, ओवरहेड्स लर्न नहीं कर रहे, पर ओवरहेड लग तो उस आवर्स के वजह से रहे ना. जैसे फॉर एग्जांपल पावर, ठीक है, लेबर पहले 10 घंटे लगाता था तो 10 घंटे पावर यूज़ हो रहा था. अब लेबर जल्दी बनाने लग गया, 8 घंटे में ही करने लग गया, तो मेरा पावर भी तो 8 घंटे का ही लगेगा. तो लगा ना पावर पे भी लर्निंग. ठीक है, तो लेबर रिलेटेड ओवरहेड उसी को बोलेंगे. चलिए आगे लिखिए. मेथड्स, न्यू हेडिंग है मेथड्स ऑफ अप्लाइंग लर्निंग कर्व थ्योरी. मेथड्स ऑफ अप्लाइंग लर्निंग कर्व थ्योरी. मेथड्स ऑफ अप्लाइंग लर्निंग कर्व थ्योरी. तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए देयर आर टू मेथड्स. There are two methods of application of learning curve theory. There are two methods of application of learning curve theory. First, याद है किसी को? हाँ, एक फिक्स परसेंटेज से रिड्यूस करते थे और एक फॉर्मूला लगाते थे. हाँ, तो हम लोग इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. तो लिखिए ए डायरेक्ट मेथड, उसमें डैश लगा के लिखिए व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, when the production increases and becomes double, when the production increases and becomes double of the previous production, when the production increases and becomes double of the previous production, comma then becomes double of the previous production, comma then the total time, then the total time will reduce by a fixed percentage,
then the total time will be reduced by a fixed percentage which is called learning ratio. लर्निंग रेशियो दिया जाता है इसमें एक। अच्छा, आप बोल सकते हो सर इसको लर्निंग कर्व क्यों बोलते हैं हम लोग? भाई लर्निंग थ्योरी बोल देते खाली, लर्निंग कर्व क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक्चुअली ये कर्व का शेप लेता है। तो जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस तो है आपकी यूनिट्स और y एक्सिस जो है वो आपका टाइम। तो अगर मैं पहला यूनिट बना रहा हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर मैं यूनिट्स और बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम कम लगेगा, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा। फिर मैं यूनिट्स और बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम और कम लगेगा। फिर मैं यूनिट्स और बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम और कम लगेगा। फिर मैं यूनिट्स और बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम और कम लगेगा। तो ये कर्व का शेप ले लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हो आपका टाइम कम होता जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, यूनिट्स बढ़ाते जाए कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, पर यहाँ हम उल्टा बोल रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन बोल रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है इससे। तो क्या लिखवाया है मैंने डायरेक्ट मेथड में, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड बिकम्स डबल ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्शन देन द टोटल टाइम विल रिड्यूस बाय अ फिक्स परसेंटेज विच इज कॉल्ड लर्निंग रेशियो। और फिर लिखो बी लिखो इनडायरेक्ट मेथड, बी लिखिए इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो उसमें लिखिए व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बट डज नॉट बिकम, when the production increases but does not become double, when the production increases but does not become double of the previous production, when the production increases but does not become double of the previous production, comma then indirect method, then indirect method is used, then indirect method is used which is a formula, which is a formula। और वो फॉर्मूला लिखिए y इक्वल्स टू ax की पावर b, y इक्वल्स टू ax की पावर b। तो मैं समझाऊंगा कि y क्या होता है, a क्या होता है, x क्या होता है। तो बस आज इतना ही रखते हैं कि यहाँ दो मेथड होते हैं जिससे हम लोग ये लर्निंग कर्व थ्योरी लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर डबल प्रोडक्शन हो रहा हो, भाई 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। और लगे कि नहीं 2 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, तो फिर डबल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड लगाया जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल करते हैं इसके आगे ना। ओके, यू वेलकम।